मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। शहर में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गंज थाना पुलिस ने देर रात बड़ी कार्यवाही करते हुए एक कैफे पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से हुक्का बार संचालित कर रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। शहर में अवैध रूप से संचालित हुक्का बारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गंज थाना पुलिस ने देर रात बड़ी कार्यवाही करते हुए एक कैफे पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से हुक्का बार संचालित कर रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कार्यवाही के दौरान पुलिस कार्य में बाधा डालने और हंगामा करने के आरोप में पुलिस लाइन में तैनात एक ASI को भी गिरफ्तार किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने संबंधित ASI को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बोराज रोड स्थित धानुका गार्डन के निकट संचालित CNC कैफे में अवैध रूप से हुक्का परोसा जा रहा है। सूचना के आधार पर गंज थाना पुलिस ने CO दरगाह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर कैफे पर तफ्तीश दी। पुलिस की कार्यवाही के दौरान कैफे में कई युवक हुक्का पीते पाए गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने कैफे से 4 हुक्के, 4 चिलम सहित हुक्का संचालक में प्रयुक्त अन्य सामग्री बरामद की। पुलिस ने जब्त सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कैफे में बिना किसी वैध लाइसेंस और प्रशासनिक अनुमति के ग्राहकों को विभिन्न फ्लेवर के हुक्के उपलब्ध कराए जा रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस कार्यवाही में हस्तक्षेप करने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में पुलिस लाइन में तैनात ASI अनिल जाखड़ को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि कार्यवाही के समय उन्होंने पुलिस टीम के साथ विवाद और हंगामा किया, जिसके चलते पुलिस ने उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की। घटना की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई है, जिसके बाद SP ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि पूर्व में भी पृथ्वीराज मार्ग स्थित एक प्रॉपर्टी विवाद में अनिल जाखड़ को सस्पेंड किया गया था। इसके बाद फिर से अनिल जाखड़ के द्वारा विवाद उत्पन्न करने पर पुलिस ने सस्पेंड कर दिया। कल रात्रि को गंज थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें धूम्रपान अधिनियम के तहत एक अवैध हुक्का बार संचालन पे रेड किया गया था और वहां पर मौके से कुछ लोगों का कोर्टपा में चालान किया गया। धूम्रपान कर रहे थे और रेस्टोरेंट संचालक जो जतिन लड़का था उसको गिरफ्तार किया गया। उसमें सर कुछ ASI वगैरह की क्या भूमिका है, कौन है, ऐसे उनका रिलेशन क्या है? हाँ, उनका जतिन के फादर है अनिल, जो ASI पुलिस लाइन में पदस्थापित है, उनको भी वहाँ मौके पे शांति भंग करने का शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। उस पर क्या कार्रवाई? डिपार्टमेंटली एक्शन के रूप में अभी आज पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसको सस्पेंड किया गया। तो ये क्या विघ्न डाल रखे हैं उसमें या मौके पे न्यूसेंस करने में थे और इसके कारण, और चूंकि इसमें उनका प्रीमा फेसी इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ रहा है, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया। पहले भी बर्खास्त हुए, पूर्व में कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन हो रखे, अभी वर्तमान में उनको सस्पेंड किया। मौके से क्या जब्त किया है? मौके पे जो धूम्रपान अधिनियम के तहत जो हुक्का और सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की नगरी अजमेर में माह मुहर्रमुल हराम और मिनी उर्स की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। आगामी 16 जून से मुहर्रम की धार्मिक रस्मों और परंपराओं का आगाज होगा, जिसे लेकर शहर में विभिन्न स्तरों पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दरगाह कमेटी, मुस्लिम संगठन तथा शिया सुन्नी समाज के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा, यातायात, बिजली, पानी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की नगरी अजमेर में माह मुहर्रमुल हराम और मिनी उर्स की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। आगामी 16 जून से मुहर्रम की धार्मिक रस्मों और परंपराओं का आगाज होगा। इसे लेकर शहर में विभिन्न स्तरों पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दरगाह कमेटी, मुस्लिम संगठनों तथा शिया और सुन्नी समाज के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा, यातायात, बिजली, पानी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की। मुहर्रम के दौरान अजमेर शहर के विभिन्न मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ताजिया, जुलूस, मजलिसें, महफिलें और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने, यातायात व्यवस्था सुचारू रखने तथा बिजली पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रतिनिधियों ने कहा कि मुहर्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और अकीदतमंद विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, इसलिए सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शहर की तारागढ़ पहाड़ी स्थित शिया बस्ती तथा दोराई क्षेत्र में भी मुहर्रम की तैयारियों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। शिया समाज के अज़ादारों और पंचायत पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
समाज के प्रतिनिधियों ने मजलिसों, मातमी जुलूसों और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, साफ सफाई और सुरक्षा के प्रबंधन सुनिश्चित करने की मांग की। प्रशासन ने भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। आज मुहर्रम को लेके हमने मीटिंग रखी गई थी, जिसमें नाजिम दरगाह कमेटी से दीवान साहब के प्रतिनिधि, अंजुमन जादरान के प्रतिनिधि, तारागढ़ समिति के प्रतिनिधि और व्यापार मंडल के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके साथ साथ हमारे जो सरकारी विभाग है, जिसमें एडीए है, नगर निगम है, मेडिकल है, रोडवेज है, डेयरी है, ये सब डीएसओ है, ये सारे विभाग उपस्थित हुए। हमने इन सभी प्रतिनिधि मंडलों की बातें सुनी और मुहर्रम से संबंधित कुछ उन्होंने पुराने अनुभव भी बताए और कुछ समस्याएं भी बताई और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को पाबंद किया है कि जो भी सरकारी नॉर्म्स है उसके मुताबिक मुहर्रम शुरू होने से पहले सारी समस्याओं का मौके पे समाधान हो जाना चाहिए, ताकि मुहर्रम के समय जो जायरीन हमारे दूर दूर से यहाँ आते हैं उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे माहौल में अजमेर में मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा और सभी लोग एक टीम के रूप में काम करेंगे। सर, वहाँ पे आप बता रहे हो कि वहाँ तार लटकने की भी हमको जानकारी मिली है, तो हमने उसके लिए टाटा पावर को पाबंद कर दिया है। गड्ढे के बारे में हमने पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को भी पाबंद कर दिया है और जो साफ सफाई के लिए नगर निगम को पाबंद कर दिया है कि वो अपनी टीमें लगाकर न केवल मेन रोडों पे बल्कि सभी गलियों में और सभी जगह से साफ सफाई करते हैं। यातायात की बात करें तो निश्चित रूप से कायड में हमारे विश्राम स्थली में लगभग 30-40 हज़ार जायरीन वहाँ रहते हैं, तो वहाँ से हमने एक्स्ट्रा बसें यहाँ लगाई हैं। साथ ही उनका किराया भी निर्धारित किया है। ऑटो का भी किराया निर्धारित करने के लिए हमने आरटीओ को पाबंद किया है कि उसके साथ साथ उनके जो उड़न दस्ते भी वो चलाएं, ताकि कोई ओवर रेट ले रहा है तो उस पर कार्रवाई करें। सर, गर्मी के मौसम को देखते हुए हमने पानी के लिए पीएचडी को विशेष पाबंद किया है कि वो न केवल पानी की व्यवस्था करें बल्कि जहां से बर्फ आती है वहां के भी सैंपल लें, ताकि किसी तरह की कोई फूड पॉइजनिंग की संभावना या कोई दूषित पानी न पिलाया जाए। वहाँ हमने पाबंद किया है कि हमारी जो बीसलपुर की लाइनें हैं उनको दुरुस्त करें और दिन में 2 बार पानी की व्यवस्था की जाए। सर, भिखारियों के लिए भी हमने नगर निगम और पुलिस को पाबंद किया है कि वहाँ जितने भिखारी और आवारा पशु हैं उनको वहाँ से शिफ्ट किए जाएं। जो हमारे रैन बसेरे बने हुए वहाँ भिखारियों को शिफ्ट किया जाए और उनकी व्यवस्था की जाए। मौके पे कोई भी भिखारी वहाँ नजर नहीं आता। मुहर्रम के सालाना इंतजाम को लेकर के आज मीटिंग रखी गई थी कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में। तमाम संबंधित विभाग उसमें सम्मिलित हुए थे। दरगाह से संबंधित संस्थाएं सम्मिलित हुई थी। मैं सज्जाद निशिदा के नुमाइंदे के तौर पर सम्मिलित हुआ था। पंचायत अंदर कोटियान से थे, ताराशाह की जो दरगाह के इंतजामिया वो लोग थे, व्यापारिक महासंघ के लोग थे और सबको प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए कि गर्मी का मौसम है, आने वाले जायरीनों को अच्छी सुविधा मिले, गर्मी से कैसे बचाव किया जाए, पानी की व्यवस्था अच्छी से अच्छी की जाए, जो ताजी शरीफ का जो मार्ग होता है जिस तरह से सवारी निकलती है वहाँ पर अच्छे से इंतजाम हो, रुकावट ना हो, तारों को बिजली के तारों को सही सुचारू रूप से सही व्यवस्थित की जाए। इसको लेकर के इंतजाम के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। उम्मीद है कि तमाम अच्छे इंतजाम होंगे, आने वाले जायरीनों को अच्छी सुविधा मिलेगी और मुहर्रम की जो रसूमात है वो भी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की श्रृंखला लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 31 में टेम्पो स्टैंड के पास चंद्रवरदाई नगर से सांवरिया ज्वेलर्स तक बनने वाली 29 लाख रुपए की लागत की पेवर सड़क निर्माण परियोजना का विधायक अनीता बघेल ने विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक अनीता बघेल ने कहा कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्रवासियों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है। क्षेत्र के विकास के लिए लगातार नए नए कार्य स्वीकृत करवाए जा रहे हैं, जिससे आमजन को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 31 के निवासियों की लंबे समय से सड़क संबंधी समस्याएं बनी हुई थी। सड़क की खराब स्थिति के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब 29 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पेवर सड़क के निर्माण से क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी और आवागमन सुगम होगा। विधायक ने कहा कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक वार्ड में जन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधा के साथ क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का भी लाभ मिलेगा। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों ने सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर विधायक का आभार जताते हुए उसे क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। टेम्पो स्टैंड चौराहे से लेकर चंद्रोदाई में श्यामा ज्वेलर तक बनने वाले इस मुख्य मार्ग का आज शिलान्यास किया गया है। 29 लाख रुपए की पेवर की रोड जो बनने वाली है, 29 लाख रुपए की लागत से पहले भी हमारे द्वारा ही मुख्य मार्ग बनाया गया था। ये चूंकि मुख्य मार्ग है, सियाराम नगर, हमारा चंद्रवदाई नगर, हरिओम कॉलोनी, जयकृष्ण कॉलोनी, सब तरफ जाने का ये एक ही मात्र मुख्य मार्ग है। तो ये मुख्य मार्ग सुव्यवस्थित रहे, अच्छे से रहे और इसमें किसी प्रकार की टूट फूट ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा ये रोड स्वीकृत किया गया है। और भी आने वाले समय में कहीं और चंद्रवदाई नगर में काम रखते हैं तो उनको भी हमारे द्वारा कराया जाएगा। एक बार सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये समस्या मुझे ध्यान में दिलाई और उसका तुरंत निराकरण हमारे द्वारा। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में देश विदेश से आने वाले जायरीनों की आमद लगातार बनी हुई है। इसी क्रम में पंजाब भारतीय जनता पार्टी के सूबाई नायब सदर इंदर इकबाल सिंह अटवाल अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में देश विदेश से आने वाले जायरीन की आमद लगातार बनी हुई है। इसी क्रम में पंजाब भारतीय जनता पार्टी के सूबाई नायब सदर इंदर इकबाल सिंह अटवाल अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे। उन्होंने दरगाह में अकीदत की चादर और फूल पेश कर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दी तथा देश, प्रदेश और अपने परिवार की खुशहाली, तरक्की और अमन चैन की दुआ मांगी। दरगाह शरीफ पहुंचने पर खादिम सैयद अफसान चिश्ती ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने प्रतिनिधि मंडल के साथ मजार शरीफ की जियारत कराई और दरगाह शरीफ का तबरुक भेंट किया। दरगाह परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए इंदर इकबाल सिंह अटवाल ने कहा कि अजमेर शरीफ दरगाह पूरी दुनिया में अमन, चैन, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देने वाला पवित्र धार्मिक स्थल है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब के दरबार में हर धर्म और समुदाय के लोग अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं और यहाँ मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का संदेश लेकर जाते हैं। यही दरगाह शरीफ की सबसे बड़ी विशेषता है। राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते हुए अटवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आने वाले समय में पार्टी और अधिक मजबूत होकर उभरेगी। गुरु नानक देव जी का जो पैगाम है सर्ब सांझीवालता का, उसको लेकर के अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, उसी पे चलते हुए आज हम इस दरगाह के ऊपर अपनी तरफ से सिजदा करने के लिए और मानवता के लिए और देश के लोगों के लिए और पूरी एकता के लिए, अखंडता के लिए पूरे भारतवर्ष के लोगों की तरफ से आज नतमस्तक होने यहाँ पहुंचे थे और यहाँ आके बड़ा अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आज मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास पे चलते हुए
समस्त भारतीयों के लिए जो भले का काम कर रहे हैं उसको और अच्छे से हम कर पाएं, पूरे देश के लोगों की सेवा कर पाएं और पूरे हमारे लोगों के ऊपर एक अच्छी सामाजिक समरसता और सामाजिक प्यार मोहब्बत का पैगाम लेके यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ आकर के जितना प्यार और सुकून मिला है मैं उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को इसी तरह से मोहब्बत से हमेशा रखे और भारतवर्ष इसी तरह से तरक्की करता रहे और पूरे दुनिया में एक बड़ी ताकत बन के सामने आए, जिससे हमारे देश का जो गौरव है वो और आगे बढ़े और माननीय प्रधानमंत्री जी जो शिद्दत से जो सेवा करने का जो काम है वो और आगे चले। मैं इसके लिए हमेशा दुआ करता रहूंगा, अरदास करता रहूंगा, मुझे इसका विश्वास है। सर, मोदी जी ने कहा पेट्रोल के लिए पेट्रोल बचाओ, उसको लेकर आपका क्या कहना है? माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय में बहुत संजीदा है। आपने कल 2 दिन पहले देखा है कि कीमतें एकदम नीचे भी दोबारा आई है, क्योंकि ये कोई भारत का कोई देश का मसला नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल का मसला है। इसलिए जो ऊपर नीचे जो फ्लक्चुएशन हो रही है उसमें हमारी सरकार का या हमारी पार्टी का कोई नहीं है। जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो तेल का जो भाव है उस हिसाब से चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं धन्यवादी हूँ अपनी सरकार का कि जिन्होंने फिर भी कीमतें एकदम से रिड्यूस करने का काम किया। मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। सर, रशिया तेल देने को राजी है जबकि ईरान तेल देने को राजी है, फिर भी अमेरिका से दबाव में है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस पवित्र दरगाह पे आज नतमस्तक होने के लिए दुआ करने के लिए यहाँ पे पहुंचा हूँ। मेरा कोई सियासी मिशन नहीं है, सियासी मकसद नहीं है यहाँ पे ऐसी बात करना नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ एक दुआ करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के लोग इसी मोहब्बत से, इसी प्यार मोहब्बत से पूरा भाईचारा बना के हम चलते रहे। जितना महंगाई के लिए काम माननीय प्रधानमंत्री जी स्वदेशी को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि पूरे विदेशों से जो हम सामान ले रहे थे, स्वदेशों से जो सामान आ रहा था उससे हमारी काफी जो बहुत बड़े महंगे चीजों पे भाव चलता था, स्वदेशी का जो नारा दिया है, स्वदेशी की वजह से भाव काफी नीचे आ रहे हैं और महंगाई को रोकने के लिए काफी चीजों का प्रावधान किए गए हैं और मुझे आशा है कि काफी ज्यादा फर्क पड़ा है और आने वाले दिनों में और इसका फर्क पड़ेगा। पंजाब में किस तरीके से संगठन को मजबूत करेंगे आप? क्या करें? बिल्कुल जी, पंजाब में नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो प्यार और एकता का मोहब्बत लेके, और सबसे बड़ा काम जो देश की जो जिस तरीके से आगे बढ़ने की जो प्रगति चल रही है उसको लेके आगे चल रहे हैं और जो डेवलपमेंट के जरिए हम पूरे देश में आगे चलेंगे और पंजाब में भी आने वाले दिनों में इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विजय जैन ने भारत सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा है। यह ज्ञापन संभागीय आयुक्त अजमेर के माध्यम से प्रेषित किया गया है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विजय जैन ने भारत सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा है। यह ज्ञापन संभागीय आयुक्त अजमेर के माध्यम से प्रेषित किया गया है। ज्ञापन में कहा है कि भारत में गाय को केवल एक पशु नहीं माना जाता, बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक चेतना और ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा समझा जाता है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से गाय को माता का दर्जा प्राप्त है और उसे पूजनीय माना जाता है। उन्होंने उल्लेख किया है कि धार्मिक ग्रंथों, लोक परंपराओं
तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि न्यायपालिका ने भी इस विषय पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। विजय जैन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी का उल्लेख किया है जिसमें सुनवाई के दौरान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अब तक केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ज्ञापन में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि राज्यों को गौवंश संरक्षण एवं उनकी नस्ल सुधार के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। देश के अधिकांश राज्यों में गोहत्या पर किसी न किसी रूप में प्रतिबंध पहले से लागू है। विजय जैन ने कहा कि गाय संरक्षण को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे गौवंश संरक्षण को मजबूती मिले और इस विषय पर होने वाली विवादित राजनीति पर भी अंकुश लगाया जा सके। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि देश की सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक भावनाओं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में गाय के योगदान को ध्यान में रखते हुए उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर गंभीरता से विचार किया जाए। विभिन्न सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों के बीच भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम हमारे संभागीय आयुक्त साहब को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है जिसमें मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जिस तरह हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जिस गाय के अंदर बताया गया है, आदि काल से ही गाय हमारी पूजनीय है। ऋषि मुनियों और संतों द्वारा हमेशा गाय का सम्मान किया गया। उसी देश के अंदर गाय को अगर हम मुख्य रूप से जो है माता के दर्जा के साथ साथ राष्ट्रीय पशु का दर्जा भी दें तो ये गाय के लिए सम्मान की बात होगी। और समय समय पर हमने देखा है कि किस तरह सामुदायिक सद्भाव बिगड़ने में देरी नहीं लगती है। जहाँ गौ हत्या के नाम पर हो, चाहे हम गाय को ले जाने के नाम पर हो, तो पशुधन को जब ले जाते हैं गाय को तो उस वक्त जो है वहाँ का माहौल भी बिगड़ता है। तो देश के अंदर अमन, शांति, सुख और स्मृति बनी रहे, क्योंकि गाय के अंदर जब इतने देवताओं का 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है तो निश्चित तौर पर उसकी हत्या से जो है हमें कितना दोष लगेगा, उस दोष से बचने के लिए भी हमारे लिए जो है बहुत जरूरी है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर इसका सम्मान बढ़ाया जाए। विजय जैन साहब, जहाँ तक जानकारी है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग विश्व हिंदू परिषद सहित अनेक संगठन भी कर चुके हैं। सरकार सनातन जो है समर्थक है। ऐसी स्थिति में आपकी मांग कितनी जायज है और क्या मानते कितनी सार्थक हो पाएगी? देखिए, सरकार दोहरे चेहरे की है। आज जो केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी बैठी है उसने हमेशा राजनीति धर्म के नाम पे की है और हमेशा लड़ाकर जो है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ते हुए राजनीति की है। मैं इतना इस चीज़ के माध्यम से मांग करता हूं कि वास्तव में अगर आपकी मंशा है तो आप जहां 33 करोड़ देवी देवताओं का वास उस गाय के अंदर बताया हुआ है तो उस गाय के सम्मान में अगर उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करें तो ये और एक उनके लिए सम्मान की बात होगी। देश में अमन, शांति, सुख, चैन और स्मृति 100% जो है इससे आगे बढ़ेगी और हम में एकता बनी रहे। आज हम एक चीज़ देख भी रहेंगे कि इस चीज़ की पहल जो है मुस्लिम समाज द्वारा की जा रही है और लगातार हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं मुस्लिम समाज भी मांग कर रहे हैं कि भाई इस गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो फिर विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस कहाँ बैठ गए? वो क्यों नहीं बाहर आ रहे? उनको भी बाहर आना चाहिए और अपनी सरकार से मांग करनी चाहिए। इतनी देरी क्यों? जब देश का सारा ही वर्ग चाहता है कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए तो उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। निकटवर्ती ग्राम रेवत डूंगरिया खुर्द स्थित मंशापुरी महामाई सातु बहना धाम में आयोजित देवी भागवत महापुराण यज्ञ कथा का भव्य समापन पूर्णाहुति, हवन यज्ञ, महाआरती एवं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। निकटवर्ती ग्राम रेवत डुगरिया खुर्द स्थित मंशापूर्ण महामाई सातु बहना धाम में आयोजित देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा का भव्य समापन पूर्णाहुति, हवन यज्ञ, महाआरती एवं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। कथा के समापन के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, ग्रामीण एवं धर्म प्रेमी उपस्थित रहे और मां भगवती के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। कथा के अंतिम दिवस पर प्रख्यात कथावाचक पंडित दिलीप शास्त्री ने देवी भागवत महापुराण के विभिन्न प्रसंगों का विस्तार से वर्णन करते हुए मां शक्ति की महिमा, धर्म, संस्कार, सदाचार एवं सनातन संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देवी भागवत महापुराण
केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करने वाला आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। पंडित शास्त्री ने अपने प्रवचनों में बताया कि भारतीय संस्कृति में माता शक्ति की उपासना का विशेष महत्व है तथा धर्म और संस्कारों के संरक्षण से ही समाज में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण स्थापित हो सकता है। उनके प्रेरणादायी विचारों को श्रद्धालुओं ने अत्यंत भाव विभोर होकर सुना। हमने बायासा महाराज के हम वर्षों से उपासक हैं, इसलिए हमारा कृषि फार्म जो है वो डुंगरिया खुर्द और रेवत की वजह है, तो रेवत में लेकिन डुंगरिया खुर्द की बाउंड्री पे है, इसलिए रास्ता डुंगरिया से जाता है। इसलिए डुंगरिया खुर्द और रेवत हम दोनों एक साथ लिखते हैं। तो वहाँ 25 तारीख से जो अधिक मास हुआ, जिसमें रोहिणी नक्षत्र के अंदर सूर्य का प्रवेश हुआ और नौतापात शुरू हुआ, उस दिन से हमने ये कथा प्रारंभ करी। और ये कथा अलग अलग प्रकरणों में देवी भागवत महापुराण जो ईश्वर की एक स्त्री रूप के अंदर की व्याख्या की है। बिना स्त्री व्याख्या के अंदर इस परमात्मा के स्वरूप को पहचान नहीं हो पाता है। पुरुष रूप में तो भागवत होती रहती है, लेकिन स्त्री स्वरूप के अंदर देवी मत भागवत, इसी का विशेष महत्व है। और 18 पुराणों से 5वां इसका स्थान है। तो वो कल इसका समापन था 1 जून को। तो इस समापन के अवसर पर काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में गांव के, आस पड़ोस के गांव के सभी लोग गाजे बाजे के साथ कथा सुनने के लिए आए, माताजी का दर्शन किया और आनंदपूर्वक मौज और मगन उड़ाया। हमने भी, जो हमारा व्यासपीठ में बैठे थे दिलीप शास्त्री, बहुत ही ओजस्वी वक्ता रहे ये पूरी कथा में। क्यों कि ये कथा जो करने वाले हैं वो पहली बार ये हमारे पुष्कर के आदमी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी कथा जो कही है। तो उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी और विद्वान पढ़ा, ये नहीं भाई कुछ साइड की इधर उधर की चीज़ बोले। जो इस पुस्तक में वर्णन है, उसके अलावा जो ज्ञान की बातें हैं, जो सदाचार है, जो धर्म है, उसके बारे में उन्होंने खूब बताया। और इस अवसर पर हमने उनका सम्मान भी किया। उनको जितना भी हमारे वस्त्राभूषण जो देना था वो उनको हाजिर किया और उनको पूरे परिवार सहित सम्मान देके हमने आने वाले सभी आगंतुकों को भोजन वगैरह करा के माताजी की प्रसादी जुमाई। और इसके साथ एक खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।